हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन मैनेजमेंट बंगाल फेथ हॉस्पिटल बर्दवान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नर्व ब्लॉक्स या शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से को या शरीर के एक पर्टिकुलर अंग को बेहोश करके किस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है या किस तरीके से सर्जरी की जाती है। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑपरेशन करने के या एनेस्थीसिया के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उसके अंदर से एक होता है नर्व ब्लॉक्स या ब्लॉक्स, रीजनल एनेस्थीसिया, जिसके अंदर हम नर्व ब्लॉक्स देते हैं। एक शरीर के पर्टिकुलर हिस्से को जो नर्व सप्लाई जाती है, जिससे कि पेन सेंसेशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उन नर्व्स को ही हम ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि आपको वो दर्द फील ना हो। तो इसके अंदर दोस्तों, नर्व ब्लॉक्स देने से पहले हमको ये देखना होता है कि शरीर के कौन से हिस्से को हमको बेहोश करना है या एनाल्जेसिया देना है या उसको सेंसलेस करना है, पेनलेस बनाना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार हमको केवल स्किन को एनेस्थेटाइज करना होता है। जैसे कि हम कैन्यूला लगाने से पहले ग्लूकोज के लिए, सेलाइन के लिए जो हम आईवी कैन्यूला लगाते हैं, उसके लिए देना होता है। तो उसके लिए हम लोग केवल एक एमला क्रीम, जो लोकल एनेस्थेटिस्ट की जो क्रीम बनी हुई आती है, उसको जस्ट हम 1-2 घंटे पहले लगाते हैं। उससे ये बहुत ही ईजी तरीका है केवल स्किन को एनेस्थीसिया देने के लिए। लेकिन काफ़ी जो इससे जो डिफ़िकल्ट जो सर्जरीज होती है, जिसके अंदर बोन तक जाया जाता है या जिसके अंदर मसल्स को भी काटा जाता है, टिश्यू को भी काटा जाता है, या कोई पर्टिकुलर अंग को काट के फेंकना भी पड़ता है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं, तो उसके अंदर ये टेक्निक काम नहीं आती। उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ रीजनल एनेस्थीसिया, एंड दैट ऑल्सो इन पर्टिकुलर, सपोज़ हाथ का ऑपरेशन है तो उसके लिए ब्रेकियल ब्लॉक होगा। सपोज़ पाँव का एनेस्थीसिया है तो शियाटिक नर्व ब्लॉक या फीमोरल नर्व ब्लॉक या एडक्टर कैनाल ब्लॉक। सपोज़ आपका जिस्ट का जो ये जो हिस्सा है हाथ का, आपका जिस्ट के बाद वाले हिस्से का ऑपरेशन है, तो हम केवल यहाँ पे जिस्ट के पास में ब्लॉक लगा के उसको हम बेहोश कर सकते हैं। अगर मैं जैसे बताऊँ, सपोज़ आपका फिंगर का ऑपरेशन है तो हम फिंगर के दोनों साइड में 2 इंजेक्शन लगा के केवल इतने हिस्से को भी हम एनेस्थेटाइज कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स भी एनेस्थीसिया के अंदर ही आती है, और ये काफ़ी काम की टेक्निक्स है, क्योंकि इसके अंदर हमको सपोज़ उंगली का ऑपरेशन करना है तो छोटे से एक उंगली के ऑपरेशन के लिए हमको पूरे बॉडी को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है या पूरे बॉडी को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि नुकसान क्या है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है। पूरे बॉडी को बेहोश करने में नुकसान भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एनेस्थीसिया की अपनी एक रिस्क होती है। एनेस्थीसिया की जो जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, वो सब पॉइजनस मेडिसिन्स की कैटेगरी में आती है। यानी कि कोई एक नॉर्मल आदमी अगर उसको बिना सोचे समझे ऐसे ही इंजेक्ट कर ले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एनेस्थीसिया की रिस्क हम उन्हीं पेशेंट में लें जिसके अंदर पूरा बेहोश करने के बिना उसका काम नहीं चलेगा, जिसमें पूरा बेहोश किए बिना पेशेंट का ऑपरेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 मैं इसके अंदर एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि आपको मैंने लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेट का जो नीचे का हिस्सा है, जो अब्डोमेन का आपकी नाभि के जो नीचे का हिस्सा है, उसको हम इजीली एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, उसको इजीली हम बेहोश कर सकते हैं। बट व्हाट हैपन अगर आपका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, सपोज आपके यहाँ पे कोई मैं बोलूँ जेडियस या अल्ना कोई हड्डी टूट गई है, या आपकी ह्यूमरस जो आर्म की जो बोन होती है वो टूट गई है, उसके अंदर प्लेट लगानी है, उसका ऑपरेशन करना है। तो क्योंकि ये तो हिस्सा पेट के नीचे का नहीं है, नाभि के नीचे का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया काम नहीं आएगा। तो इसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो होता है आपके यहाँ पे जो क्लेविकल, जो आपके गले की हड्डी या कंधे की जो हड्डी होती है, इसके जस्ट ऊपर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे केवल आपका ये पूरा हाथ एनेस्थेटाइज्ड हो जाएगा या सेंसलेस हो जाएगा। जिस तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आपका लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, वैसे ही ब्रेकियल ब्लॉक, या इसको 2-3 टर्म और भी हैं, सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, आपके इंटरस्केलिन ब्लॉक भी कहा जाता है। तो जो भी है वो आपके ब्रेकियल ब्लॉक के बाद ये आपका पूरा हाथ एक तरीके से पैरालिसिस जैसा हो जाएगा, इसमें कोई सेंस नहीं रहेगा। इसके और फाइन जो एनेस्थीसिया के टाइप है हाथ के, जैसे मैंने बताया कि रिस्ट ब्लॉक है या फिंगर ब्लॉक, जिसको हम डिजिटल ब्लॉक बोलते हैं,
तो उसको और भी छोटा, पूरा हाथ को बेहोश ना करके केवल फिंगर को भी हम बेहोश कर सकते हैं, फिंगर को भी केवल एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, केवल ये रिस्ट का इतना पार्ट भी हम लोग बेहोश कर सकते हैं। सॉरी। तो ये हुआ अपर लिम्ब के बारे में। इसी तरीके से अगर आपके पाँव का, सपोज आपके एंकल का या आपके ग्रेट टो का ऑपरेशन है, जैसे हाथ की उंगली होती है वैसे ही पाँव की, तो पाँव में भी सेम हम केवल उसी उंगली को भी बेहोश कर सकते हैं, केवल उसी उंगली को भी एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, केवल पाँव के पंजे को भी बेहोश किया जा सकता है, और पूरे पाँव इटसेल्फ को भी बेहोश किया जा सकता है। लेकिन पूरे पाँव को बेहोश करने के लिए हमको 2 इंजेक्शन लगाने होते हैं, शियाटिक नर्व ब्लॉक एज वेल एज फीमोरल नर्व ब्लॉक, क्योंकि पाँव एक काफ़ी बड़ा मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन से आपका काम नहीं चलता। मोर इम्पोर्टेंटली पाँव के लिए हमारे पास बहुत ही ईजी तरीका स्पाइनल एनेस्थीसिया का भी है। तो पाँव के अंदर ये ब्लॉक्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते काफ़ी एनेस्थेटिस्ट के द्वारा, जितने ज़्यादा कि हाथ या अपर ट्रंक के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मोर रिसेंटली हम लोगों ने 5-6 सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज भी हमने केवल एनेस्थीसिया रीजनल ब्लॉक देके किया, जिसमें पेशेंट का ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा था, बट पेशेंट कैन टॉक, पेशेंट कैन यू सी, पेशेंट नो एवरीथिंग एंड पेशेंट कैन सी वीडियोज ऑल्सो। सो बट वो बहुत ही फाइन टाइट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए काफ़ी अच्छा आपका स्किल होना चाहिए, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी नर्व्स सॉरी काफ़ी सारी अलग अलग नर्व्स को ब्लॉक करना होता है, जो कि क्योंकि ब्रेन आपकी स्कल एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो आपको एक नर्व को यहाँ पे ब्लॉक करना होगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को पीछे, एक को यहाँ पे, तो 5-6 आपको इंजेक्शन देने के बाद आप वो मीन्स रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली उसके लिए पेशेंट भी वैसा ही कोऑपरेटिव होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोज़ में उस वीडियो को शामिल करने की, जिसके अंदर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, ऑफ कोर्स विद द प्रायर परमिशन ऑफ पेशेंट। उसके लिए हमने पेशेंट से परमिशन भी ली है ज़्यादा, कि ये हम एजुकेशन के लिए या टीचिंग के लिए हम इस वीडियो को यूटिलाइज़ कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में उसको इंक्लूड करने की। तो ये भी एक रीजनल एनेस्थीसिया का ही टाइप है। कुछ पेशेंट्स के अंदर गर्दन की सर्जरी भी हम लोग केवल सर्वाइकल प्लेक्सिस ब्लॉक के अंदर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। तो इस रीजनल एनेस्थीसिया में हम लोग करते क्या हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं, जो कि आपकी स्किन को, जो नर्व्स को डिसेंसिटाइज कर देती है, वो हम एक पर्टिकुलर नर्व के ऊपर, जो भी नर्व सप्लाई उस बॉडी पार्ट में जा रही है, केवल हम वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वो टेम्परेरीली 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, कुछ केसेस के अंदर 7-8 घंटे के लिए सेंसलेस हो जाती है। उसके बाद वो उसका धीरे धीरे इफेक्ट चला जाता है, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाता है। तो ये तो था रीजनल एनेस्थीसिया या नर्व ब्लॉक्स के बारे में। नाउ लास्ट जो मेरा वीडियो था पेनलेस डिलीवरी या लेबर एनाल्जेसिया के बारे में, उसके अंदर मेरे से कुछ लोगों ने 2-3 सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर अनिर्बान चौधरी, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सर ये इसकी ड्रग की डोज आप कैसे टाइट्रेट करते हैं या किस कंसंट्रेशन में लेते हैं। वैसे मैं बताऊं कि डॉक्टर अनिर्बान चौधरी खुद एक बहुत अच्छे एनेस्थेटिस्ट हैं, और उनके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, बट उन्होंने कमेंट करके पूछा ताकि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके, तो आई मस्ट थैंक हिम फर्स्ट फॉर दिस हिज काइंड गेस्चर। नाउ अगर मैं बताऊं कि इसको टाइट्रेट कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसके ऊपर एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू टाइट्रेट ड्रग फॉर लेबर एनाल्जेसिया। बट टू कट इट शॉर्ट, जो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम लोग को 3-4 चीज़ें पहले देखनी होती है कि पहले तो क्या पेशेंट लेबर स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग उसको पहले जो जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ब्यूपीवेकेन और ज़ोपीवेकेन में से एक चीज़ यूज़ करता हूँ। ब्यूपीवेकेन की कंसंट्रेशन अगर बताएं तो 0.5% उसकी मोटर इफेक्ट के लिए डोज है, और 0.25% से नीचे केवल सेंसरी ब्लॉकेट के लिए है। बट ये सभी पेशेंट में अलग अलग वेरी करता है, किसी में 0.25% पे भी मोटर इफेक्ट आ सकता है, किसी में 0.2% पे भी आ सकता है, किसी में लेस देन 0.2% पे भी आ सकता है। सॉरी। तो ये आपको अगर तो लेबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे सपोज पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो बेबी डिलीवर ही होना स्टार्ट हो जाता है।
तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा इसको टेस्ट करने के लिए। बट अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लेबर स्टार्ट होने वाला है तो उससे जस्ट पहले आप एपिड्यूरल कैथेटर डाल सकते हैं। एंड देन बाय गिविंग 3 ml और 4 ml एलिकॉट यू कैन आस्क पेशेंट हिमसेल्फ कि क्या आपकी पाँव आप उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे। अगर पेशेंट पाँव नहीं उठा पा रहा है दैट मीन्स कि उसका मोटर इफेक्ट है, तो आपको और डाइल्यूट करना पड़ेगा मेडिसिन को। अगर पेशेंट पाँव उठा पा रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट इन ए मोटर इफेक्ट, बट देन आपका सेंसरी इफेक्ट चेक करने के लिए आपको लेबर पेन का वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पेशेंट हिमसेल्फ और पेशेंट हरसेल्फ एक्ट एज ए मॉनिटर। पेशेंट हरसेल्फ टेल वेदर कि उसको पैरालिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका दर्द कितना ज़्यादा है ये भी हमको देखना जरूरी है कि हम मोटर इफेक्ट को कम करने के चक्कर में कहीं हमारा सेंसरी इफेक्ट तो नहीं चला जाता। दूसरी चीज़ है हम क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर मैं पेशेंट कंट्रोल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर आपको एंटिसिपेट करना ही होगा और आपको पहले ही डालना होगा ताकि पेशेंट को हम लोग समझा सकें कि जब भी आपको दर्द हो तब आप ये बटन दबाएंगे तो आपको 1.5 ml या 2 ml ये ड्रग जाएगी। उसके अंदर एक बेसल मेडिसिन जाने का भी ऑप्शन होता है कि सपोज़ आपने 5 ml पदार्थ के ऊपर उसको सेट कर दिया, वो 5 ml पदार्थ पे चलता रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं होती, और अगर लगे पेशेंट को फिर भी दर्द हो रहा है तो एक बटन उसके अंदर जो ऑप्शन होता है वो दबाने से पेशेंट खुद भी उसको ड्रग को डिलीवर कर सकता है। तो ये मैंने थोड़ा छोटे रूप में कोशिश की है आपको समझाने की कि ड्रग कंसंट्रेशन या ड्रग डोज को किस तरीके से टाइट्रेट किया जाता है। बाकी इसके ऊपर आई होप कि जो भी एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते होंगे और वो आपका अच्छी तरीके से टेक केयर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या कुछ है तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।